अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज हम 1.2 स्टार्ट करना जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, कहते हैं जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 की, उससे पहले मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का बताया, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ का बताया, आपको ऑर्डर्स का बताया। उसके अलावा उसमें फ़र्दर टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, उसमें रिक्योरिंग क्या होता है। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया था कि हम प्रॉपर्टीज़ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोमोटेटिव क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। यानी कि कोई भी एक्सरसाइज बच्चों करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हमें एक्सरसाइज करते वक्त किसी भी चीज़ की कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आती, कोई भी मसला मसाइल पेश नहीं आता। हमें फिर बैक नहीं जाना पड़ता, पीछे से देखना नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों, मैंने भी मुनासिब समझा कि एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप बच्चों से डिस्कस कर सकूं, और ताकि हम एक्सरसाइज 1.2 ईज़िली कर सकें, कोई भी उसमें मसला मसाइल पेश ना आए। सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होता है। हम रेडिकल दरअसल कहते हैं स्केयर रूट को। अगर कहीं भी लिखा आ जाए, कोई एमसीक्यूज भी आपसे पूछा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रेडिकल, आपको पता होना चाहिए कि जो हम स्केयर रूट, अंडर रूट यूज़ करते हैं, ये देखें, इसको हम रेडिकल कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपको जैसा कि अच्छे से पता होगा कि जो स्केयर रूट है, ये इक्वल होता है 1/2 के। यानी कि इसकी जो पावर होती है वो 1/2 होती है। वो कैसे होती है कि यहाँ पे 2 लिखा होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, यानी कि वो उसे हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पे हमेशा पावर आपको 3 में लिखी, 3 से स्टार्ट लिखी मिलेगी। 2 या 1 लिखा हुआ यहाँ पे पावर में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये 2 होता है 1/2, यानी कि हाफ पावर इसे कहते हैं। यानी कि केला स्केयर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। ये पावर में मैंने लिखा हुआ सारा कुछ। अब जिस तरह एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। वो क्या हो जाएगी, 1/n बन जाएगी, यानी कि वो उसकी पावर में 1 की फॉर्म में इस तरह आ जाएगी। ये हम इसको इस तरह रेडिकल एक्सप्रेशंस को हम इस तरह लिख भी सकते हैं। बच्चों, आगे मैंने बता दिया कि रेडिकल हम इसे कहते हैं। फिर जो एन रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स को। ये भी पूछा जा सकता है कि एन, यहाँ पे आपसे इस तरह का एमसीक्यूज आ जाएगा और पूछेगा एन रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, तो हम बता सकते हैं एमसीक्यूज में कि ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बच्चों, आगे है लॉ ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स को यानी कि सोल्व करने के कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, कुछ कवानीन हैं। उसको उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। जैसे बच्चों, हमने ये स्क्वायर रूट लिया, बाहर पावर है n, अंदर है ए बी, कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। मैथ ये कहता है, मैथ के कुछ असूल्स ये कहते हैं कि हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हम यानी कि दोनों वैल्यूज़ को एक सेपरेट स्क्वायर रूट दे के और पावर हम बाहर लिख सकते हैं। ये मैथ का असूल है कि ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। आप ये लिख लो, ये लिख लो, दोनों चीज़ें बराबर हैं। ये लॉ है, यानी कि मैथ के लॉज में से एक लॉ है, लॉ ऑफ रेडिकल्स। तो ये सॉरी ऑफ 2 बार लिखा गया मेरे से, सॉरी। तो इस तरह यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू आए जहाँ पे उसकी पावर हो 8, 9, 10, लेट्स सपोज कुछ भी, और यहाँ पे अंदर दो वैल्यूज़ हों, तो हम उसको इस तरह लिखना चाहें मैथ, यानी कि उसको सोल्व करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं। आगे बच्चों, हमारे पास इस तरह की फॉर्म में अगर आ जाए 1/, अगर दो वैल्यूज़ हों और वो ओवर की फॉर्म में आ जाए, तो हम इसको बटा, यानी कि बटे में इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट n ओवर फर्स्ट वैल्यू, और ओवर में हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट n ओवर सेकंड वैल्यू। इसी तरह बच्चों, अगर लॉ ऑफ रेडिकल का एग्जांपल 3 देखें, तो इस तरह की हमारे पास एक वैल्यू होगी, n होगा बाहर पावर, और a और m होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो अंदर वाली पावर होगी हम उसको बाहर निकाल के होल के ऊपर भी लिख सकते हैं। जिस तरह ये देखें ना, m की पावर अंदर वाली वैल्यू के पास है, यानी कि एक बेस के पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ये वाली पावर हम बाहर लिख सकते हैं। ये भी एक मैथ का असूल है। ये और ये चीज़ बराबर हो सकती हैं, यानी कि ये लिख लो, अब ये लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बच्चों, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, ये एक एग्जांपल है, ये भी है, नीचे भी लिखी है, सेम यही है। आप इसको देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल दी है। अगर ए की पावर हमारे पास 3 हो,
ठीक है, और बाहर 1/5 हो तो हम उसको लिख सकते हैं a 1/5, यानी कि बाहर वाली पावर अंदर ले गए, अंदर वाली पावर हम बाहर ले गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैथ हमारा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, कोई और बंदा नहीं कह रहा, ये मैथ कह रहा है। फिर उसके बाद बच्चों एक और है, अगर आपके पास पावर हो और स्क्वायर रूट a हो और जो सी पावर हो बाहर n हो, n की फॉर्म में हो, तो अब ये देखें, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया कि ये जो स्क्वायर रूट जब ख़त्म करते हैं तो हम 1/n यानी कि 1 ओवर कोई भी पावर जो यहाँ पे मौजूद होगी हम इस तरह लिख सकते हैं, और बाहर भी जो पावर होगी उसको इस तरह लिख सकते हैं, बाहर होल के ऊपर n, n का मतलब है कि कोई भी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग, कुछ भी हो सकता है n की जगह। तो अगर ये पावर्स इस तरह हों तो हम उसको बाद में सोल्व भी कर सकते हैं। अगर ये देखें a आ गया 1/n मल्टीप्लाई n, n से अगर कैंसिल हो रहा है तो हम उसको काट के a हमारे पास अकेला रह जाएगा, यानी मसलन a की पावर 1 आ जाएगी, या कुछ भी ना आप लिखो तो फिर भी ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अच्छा बच्चों, आगे है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कोई भी दो वैल्यू हैं, उनकी पावर अगर सेम है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई भी दो हमारे पास बच्चों वैल्यूज़ हैं वो सेम है, यानी कि मिसाल में इधर एग्जांपल भी साथ साथ समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं 2 और 2, सेम वैल्यू है, देखें ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इनकी जो पावर्स होंगी हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर इसकी पावर 3 हो, इसकी पावर 2 हो, तो हम इसकी पावर दोनों को ऐड करके तो 5 लिख सकते हैं। ये मैथ कहता है ये राइट है, ये बिल्कुल ठीक है, हम इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह मैंने ये किया, हमने कोई भी दो वैल्यूज़ ले ली जो सेम है, उसके ऊपर पावर है एक m और दूसरी पावर है n, ठीक है, दो डिफरेंट पावर्स हैं तो हम उसको ऐड करके लिख सकते हैं। आगे बच्चों दूसरी एग्जांपल है, a की पावर अगर m है और होल की पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो m है वो n से मल्टीप्लाई होके amn बना देगा, ये भी हम लिख सकते हैं। आगे बच्चों a b है हमारे पास, उसकी पावर है n इज इक्वल टू a की पावर है, और हम जो पावर है बाहर होल की पावर हम दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। a वाली वैल्यू को भी पावर वही सेम दे सकते हैं और b वाली वैल्यू को भी पावर वही सेम दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास डिवाइड, ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कह रहे थे, अगर हमारे पास अब डिवाइड में दो वैल्यूज़ आ जाएं डिफरेंट, तो ऊपर n पावर आ जाए तो हम उसको लिख सकते हैं कि n की पावर इसके साथ भी चले जाएगी और n की पावर इसके साथ भी चले जाएगी। ये भी एक असूल है मैथ का, और ये लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ मैथ का एक लॉ है कि हम इस तरह लिख सकते हैं। ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह करने से आप अपने क्वेश्चंस को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की बच्चों आपको ज़रूरत पेश आएगी अभी एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने पहले निकाल के रखी हुई हैं ताकि अगर हम इसको समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज करते वक्त हमें कोई भी मसला मसाइल पेश नहीं आएगा। बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पे आप देखें a है, a की पावर है m और नीचे भी सेम वही वैल्यू, अगर हम ये 2 ली है और ये भी 2 है हमारे पास, अगर ये 3 है a तो ये 3 है हमारे पास a, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू अगर सेम है, बेस, इसे बेस कहते हैं, अगर बेस से दोनों सेम है तो पावर्स को हम आपस में सोल्व कर सकते हैं। और डिवाइड में बच्चों जब नीचे से पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, यानी कि अगर यहाँ पे है जी ये पॉजिटिव है ना, इस टाइम पावर कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव पावर है, ये जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव अपना साइन चेंज कर लेगी, नेगेटिव हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास वही इसी से रिलेट मैंने एग्जांपल दूसरी भी बनाई है कि अगर हमारे पास नेगेटिव में हो पावर, वैल्यूज दोनों सेम हो, तो फिर दूसरी साइड पे जाके वो क्या कर देगी, पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, m+n बन जाएगा। अच्छा बच्चों ये भी है कि अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू उसकी पावर 0 आ जाए तो वो इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि बेशक यहाँ पे 1000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, उसकी पावर 0 आ जाए तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे, 1 लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि 5 की पावर अगर 0 आ जाए तो वो भी 1 के इक्वल है, 7 की पावर 0 आ जाए वो भी 1 के इक्वल है, अगर 1000 की पावर 0 आ जाए वो भी 1 के इक्वल होता है। आगे बच्चों आ जाता है सोर्ड। सोर्ड क्या होता है, आपकी ये कदम बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप सब बच्चों को क्लियर हो जाए। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है लेकिन आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी बच्चों को ना समझ लगे
मेरा थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझे इनबॉक्स कर सकता है। किसी तरह का कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी बच्चे ने, वो आके मेरे से पूछ सकता है। पीडीएफ फॉर्म में किसी बच्चे को कोई भी बुक चाहिए हो वो आके ले सकता है। किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो किसी स्टूडेंट को, वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह उसको ज़रूर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अच्छा बच्चों, सोर्ड एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल, यानी कि एक इरेशनल रेडिकल के साथ रैशनल रेडिकल का होना सोर्ड कहलाता है, इस कार सोर्ड। अच्छा बच्चों, आप देखें, ये मैंने आपको बताया था कि पाई इज़ द इरेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन में भी एग्जांपल करवाई है, और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन के अंदर भी ये है कि ये जो पाई है, केला पाई, ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। अब किसी इरेशनल नंबर के ऊपर अगर वो स्क्वायर रूट लग जाए तो वो हमारे पास नॉट सोर्ड होगा, यानी कि हमारे पास वो नॉट सोर्ड होगा। ये देखिए, ये भी वैल्यू क्या है, ई कौन सा है, मैंने बताया था इरेशनल नंबर है, और इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट लग गया तो ये भी नॉट सोर्ड है। बच्चों, ये एमसीक्यूज आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपके पास ये सोर्ड है, ये नॉट सोर्ड है, तो आप बता सकोगे कोई भी अगर वैल्यू जो अंदर इरेशनल हो उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो नॉट सोर्ड होगी। अब बच्चे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सोर्ड कौन सी होगी, यानी कि मैंने नीचे नोट लिखा है, आर रैशनल नंबर इज़ नोट अ सोर्ड। जितने भी रैशनल नंबर है ना वो सोर्ड नहीं होते। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये तो इरेशनल नंबर है, फिर ये भी नोट सोर्ड क्यों है? ये इरेशनल हैं लेकिन इसके ऊपर फिर ऊपर स्क्वायर रूट लग गया, इसलिए ये इरेशनल नंबर होंगे और ये नोट सोर्ड होंगे। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह 5 स्क्वायर रूट, ये क्या है, एज ए इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इस वजह से ये सोर्ड है। अब ये क्या है, नॉट सोर्ड, बिकॉज इट सिंपलीफाई आंसर इज इक्वल टू 3। जब मैंने आपको बताया था कि जो 3 का स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 3। स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। अब ये 3 इज़ द रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होगा वो कभी भी सोर्ड नहीं हो सकता। रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो नॉट सोर्ड होते हैं। आगे बच्चों, मैंने आपको ये देखें एक टेबल से डिफ्रेंशिएट किया है कि सोर्ड कौन से हैं, नॉट सोर्ड कौन से हैं। अब ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 10, जब आप इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास एक इरेशनल वैल्यू आएगी। जितनी भी इरेशनल वैल्यूज़ होंगी वो सारी सोर्ड होंगी, और जो आपके पास इनको हल करने के बाद कोई ना कोई रैशनल आंसर आ जाए, यानी कि रैशनल वैल्यू आ जाए। जिस तरह 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं 2 आ जाएगा, 9 का लेंगे 3 आ जाएगा, 16 का लेंगे 4 आ जाएगा, 25 का लेंगे 5 आ जाएगा, 36 का लेंगे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसी तरह से 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये तो ऑलरेडी पहले ही इरेशनल है, और इसके ऊपर ऊपर से जब स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये सोर्ड हो गया, ये नॉट सोर्ड हो गया। यानी कि किसी इरेशनल वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट का आ जाना सोर्ड कहलाता है, नॉट सोर्ड कहलाता है। सोर्ड वो होता है जो जिसके ऊपर ब्रैकेट हो और वैसे ही वो इरेशनल हो। अच्छा बच्चों, आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि सोर्ड कौन से हैं, नॉट सोर्ड कौन से हैं। आगे इसी की टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है जी सिंगल टर्म, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। ये क्या होते हैं कि दो सोर्ड वैल्यूज़, दो डिफरेंट सोर्ड वैल्यूज़, इसे हम सिंगल टर्म मोनोमियल कहेंगे। अगर हम सम ऑफ 2 मोनोमियल्स कर लेते हैं, 2 मोनोमियल सोर्ड कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे पास बाइनोमियल सोर्ड बन जाएगा। और जब हमारे पास दो इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएं जिनके दरमियान एक में प्लस हो और दूसरे में नेगेटिव हो, तो आपको पता है कि इस तरह की वैल्यूज़ को हम कंजुगेट कहते हैं। तो हम सोर्ड की टर्म में कंजुगेट सोर्ड कहेंगे।